हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो देखिए, पिछले वीडियो तक हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है नंबर सिस्टम में, और डिविजिबिलिटी क्या होती है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सॉल्व करने का टेक्निक ऑब्वियसली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आप, क्योंकि एग्जाम में टाइम का आपके पास लिमिटेशन रहेगा। अब खास बात यह है कि आरआरबी जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं क्वांट सेक्शन से स्पेसिफिकली, तो वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। ओके, यहाँ पर बेसिकली ये जो टेस्ट है ये एक स्पीड टेस्ट है। ओके, ये इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है कि गेट लेवल के क्वेश्चन बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चन आए। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस मैटर क्या करता है कि आप कितना फास्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ओके, सो चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। The largest natural number by which the product of three consecutive even natural numbers is always divisible. Okay, मतलब आपको क्या बताना है, 3 consecutive even natural numbers का प्रोडक्ट किस सबसे बड़े नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा, किस सबसे बड़े नेचुरल नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। ओके, मतलब मैं कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स ले लूं, वो हमेशा किस किस से डिविजिबल होंगे। तो आप कहेंगे अगर 3 इवन नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है वो 2 से डिविजिबल होंगे। हाँ, 2 से होंगे, 4 से भी होंगे। हाँ, क्योंकि 3 बार हम नंबर्स को ले रहे हैं, 3 इवन नंबर्स ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि किस नंबर से डिविजिबल होगा ये प्रोडक्ट, हमसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा पॉसिबल नंबर है जो इस 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स के टर्म को डिवाइड कर सकता है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो क्या सोच सकते हैं हम सोच सकते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, दूसरा नंबर, अब ये x एक इवन नंबर माना हमने, तो अगला इवन नंबर क्या होगा, x+2 होगा। फिर अगला इवन नंबर क्या होगा, x+4 होगा। आप ऐसे 3 इवन नंबर इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अगर मैं x इंटू x+2 इंटू x+4 लिखूँ तो इन तीनों के प्रोडक्ट से तो मुझे कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मैं यहाँ से कैसे जज करूँगा कि किस लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, अगर आप इस तरह से भी लेते हैं x-2 x और x+2, सो इस केस में भी आपको पता नहीं चल पाएगा। ओके, इन दिस केस ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू डिटरमाइन कि ये जो प्रोडक्ट है इन तीनों का, ये किस सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। फिर क्या कर सकते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना। तो हमें क्या बोला है इसने, हमें किस चीज़ को डिवाइड करना है, हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइड करना है किस नंबर से। ओके, सबसे बड़ा कौन सा पॉसिबल नंबर है जो 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को हमेशा डिवाइड करेगा। ओके, वैसे तो बहुत सारे डिविजिबल्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो हमेशा डिवाइड करे, हर केस में डिवाइड करे। तो उसके लिए आप क्या करें, आप स्मॉलेस्ट ग्रुप और स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इमेजिन कर लीजिए। तो स्मॉलेस्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जरा सोचिए। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ओके, क्या 0 कहलाएगा, नहीं 0 नहीं कहलाएगा, बिकॉज इवन ऑड हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो 2, 4 और 8 ये 3 नंबर्स हैं, ये सबसे छोटे 3 इवन नंबर्स हैं। अब इन तीनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 2 इंटू 4 इंटू 8 कितना आता है, ये 2 4s आर दिस 2 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 8। ओके, एंड दिस 8 इंटू, सॉरी नॉट 8, 6। So 2 into 4 is 8 and 8 into 6 is basically 48। तो ये 48 आया इन तीनों का प्रोडक्ट। अब आप सोचिए, अगर मैं 2, 4, 6 से बड़ा कोई सा भी ऐसा ग्रुप कंसिडर करूं इवन नंबर्स का, कॉन्सेक्यूटिव इवन का, मतलब मैं 2, 4, 6 की जगह अगर 4, 6 और 8 कंसिडर करूं, तो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट इससे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? ऑब्वियसली बात है, इस टर्म से तो बड़ा ही आने वाला है। मतलब ये तो 3 सबसे छोटे इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, इससे बड़े तो जो भी होंगे उनका प्रोडक्ट 48 से तो बड़ा ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो हमेशा 48 से डिविजिबल होंगे? हाँ, बिल्कुल डिविजिबल होंगे, बिकॉज 3 जो सबसे छोटे नंबर्स हैं ये किससे डिविजिबल है, 48 से। क्या ये 16 से है डिविजिबल? हाँ, 16 से है। लेकिन हमसे क्या बोला, हमसे बोला सबसे बड़ा कौन सा पॉसिबल नंबर हो सकता है, लार्जेस्ट क्या नंबर हो सकता है जो हमेशा डिवाइड करेगा 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स के प्रोडक्ट को।
तो हम देखते हैं 2, 4, 6 को मल्टीप्लाई करने से तो 48 आ गया। इसका मतलब 48 से तो हमेशा ही 3 कॉन्सेक्यूटिव का प्रोडक्ट डिविजिबल होगा ही होगा। ओके 16 से भी होगा, 24 से भी होगा, 48 से भी होगा, 96 से नहीं, 96 से नहीं होगा क्योंकि ये जो स्मॉलेस्ट वाला पेयर है ये 96 से नहीं है। अगर मैं इसके बाद वाला पेयर लूंगा तो ये 96 से जरूर दिखाई देगा, लेकिन सबसे छोटा वाला तो नहीं हो रहा। लेकिन हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जो सबके लिए डिविजिबल हो, ओके, जो सबको डिवाइड कर सके। सो इट मीन्स 48 इज द नंबर, ओके, और द लार्जेस्ट नंबर विच विल ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। सो इसका आंसर में हम देखते हैं 16, 24 और 48 तीनों है, बट वी नीड द लार्जेस्ट वन। सो आवर करेक्ट आंसर शुड बी 48। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ये RRB JEE एग्जाम के पेपर का ही है, क्वेश्चन पेपर से ही निकाला हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर हम इस तरह से जाते तो ये बहुत टिपिकल होता, लेकिन अगर हम सिंपल सा ही सोच लेते हैं कि हमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है, मतलब ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़े को भी कर देगा डिवाइड और सबसे छोटे को भी करना चाहिए। ओके, कि एक्सट्रीम एंड्स क्या है, एक सबसे छोटा पेयर होगा, एक सबसे बड़ा पेयर होगा। तो आप सबसे छोटे पेयर को चेक कर लीजिए। सबसे छोटा पेयर जो है वो और कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 2, 4, 6 का। तो 2, 4, 6 को जो डिवाइड कर देगा वो आगे के तो सभी कॉन्सेक्यूटिव जो इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, प्रोडक्ट आएगा उनका, उनको डिवाइड करेगा ही। ओके, सो द आंसर शुड बी 48। इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इन नंबर्स। सबसे क्वेश्चन को देखिए, अगेन JEE एग्जाम में आ चुका है, RRB JEE एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 12 if the ratio of the numbers is 1:2:3 then find the numbers। okay, so it is given कि HCF जो है तीनों नंबर्स का वो कितना है, 12 है, और साथ में तीनों नंबर्स का रेशियो भी दे दिया आपको कि 1:2:3 के रेशियो में है तीनों नंबर्स। ओके, अब 1:2:3 क्या है, अगर ये रेशियो है नंबर्स का तो मैं बोल देता हूँ लेट सपोज x1 is 1 into HCF, ये नंबर हो गया हमारा x2, और लेट सपोज नंबर ऐसा ले लेते हैं हम n1, n2 और n3 के फॉर्म में। देखिए n1 नंबर क्या हो गया x, n2 नंबर क्या हो गया 2x और n3 नंबर क्या हो गया 3x। ओके, ये कैसे आया, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2:3, तो पहले नंबर को मैंने x मान लिया, दूसरे को 2x, तीसरे को 3x मान लिया। ओके, तो ये 3 नंबर हम जो रेशियो के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं वो ये प्रोसेस हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला कि HCF 12 है। HCF 12 है, इसका मतलब तीनों नंबर्स में जो कॉमन टर्म है, पूरी तरह से कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 12। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका HCF 12 है, इसका मतलब इन तीनों में, तीनों के आपस में जो भी कॉमन था उसको हमने निकाल लिया और वो कितना आया 12। क्या 12 के अलावा भी इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, 1 हो सकता है। क्या 12 के अलावा कुछ भी ऐसा नंबर पॉसिबल है जो इन तीनों में और कॉमन होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर 12 के साथ साथ कुछ भी और नंबर कॉमन होता तो वो भी HCF में काउंट हो जाता, लेकिन अभी HCF क्या है 12 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से सब कुछ जो भी कॉमन था हमने सबको बाहर निकाल दिया और वो सब मिला के कितना बना, सिर्फ 12 बना। ओके, अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें n1, n2, n3 में, तो इन तीनों में कॉमन टर्म हमें क्या दिखता है, देखिए कॉमन यहाँ पे x और x कॉमन दिखता है, ये 1x है, ये 2x है, 3x है, तो तीनों में कॉमन क्या दिखता है अल्टीमेटली सिर्फ x कॉमन दिखता है। और x क्या हुआ, अगर मैं इस तरह से नंबर्स को लिख के इसका HCF निकालूं तो इसका HCF आएगा x, जो कि कितना दिया हुआ है आपको, 12 दिया हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब पहला नंबर क्या हो गया 12, दूसरा नंबर क्या हो गया 24 और तीसरा नंबर हो गया 36। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इफ HCF ऑफ 3 नंबर्स इज h। ओके, हम क्या कहते हैं कि अगर 3 नंबर्स का HCF h है, ओके, HCF इज h, then 3 numbers can be written as, तो उन तीनों नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, हम HCF के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, HCF के टर्म्स में कैसे, देखिए हम लिखेंगे कि A1 इज बेसिकली सम x1h, A2 इज इक्वल्स टू सम x2h एंड A3 इज इक्वल्स टू सम x3h। ओके, तो इसमें हमने क्या कहा कि h वो कॉमन टर्म है जो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अगर h के साथ कुछ भी और कॉमन होता तो वो h में काउंट हो जाता, क्योंकि HCF निकाला जा रहा है। आप इसको इस तरह से सोचिए कि अगर मैं 18
और 24 का HCF कितना लिखूंगा, 6 लिखूंगा। ओके 6 निकाला था हमने। तो 18 को मैं HCF के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, 18 को मैं लिखूंगा देखिए 2 और 3 इंटू 6। ओके 18 को मैं 3 इंटू 6 लिखूंगा। 24 को कैसे लिखूंगा, 24 को लिखूंगा 4 इंटू 6। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 6 HCF है तो 6 बाहर निकाल लिया। अब 6 के अलावा कुछ कॉमन बचेगा क्या, 18 और 24 में 3 और 4 है। देखिए 3 और 4 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन नंबर्स में से HCF को बाहर निकाल देता हूं तो जो भी चीजें बचेंगी उनमें कॉमन टर्म कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके सो जब हमने ऐसा लिखा कि 3 नंबर्स का HCF H है तो वो 3 नंबर्स हमने मान लिए A1, A2, A3 और उनको लिख दिया X1H, X2H और X3H। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि X1, X2 and X3 do not have anything common। ओके HCF X1, X2, X3 में तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके एनीथिंग कॉमन फैक्टर, तीनों में कोई आपस में कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर्स जितने थे वो तो सब HCF में आ गए। ओके वो सब HCF में काउंट हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट कि अगर 3 नंबर्स का रेशियो 1:2:3 है तो 1x, 2x और 3x नंबर हुआ और x क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमने निकाला वो कितना दिया है 12, तो इसलिए जस्ट 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनऑल करा के हमने 12 को रेशियो के टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया एंड विल गेट द 3 नंबर्स। ओके तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि अगर HCF दिया है, रेशियो दिया है तो HCF को रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, और अब चाहें कि उसका बैकएंड मैकेनिज्म भी समझ में आ जाए तो ये कंसेप्ट है उसका। ओके आप चाहें इसको लिख सकते हैं, आपको लगता है नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. Okay, if they all change simultaneously at 8:20:00 hours, so 8:20:00 hour मतलब 8:20 और 00 सेकेंड्स, मतलब एग्जैक्टली 8:20 जब सेकेंड्स का भी जो हैंड था वो बिल्कुल 12 पे गया। ओके जहाँ पे सेकेंड्स स्टार्ट होता था, तो 8:20 और 0 सेकेंड्स इस समय पे सुबह के या शाम के जो भी टाइम है ये, देन दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली एट। ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सेज कि ठीक 8:20 पे ये तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज हुई, एक ही मोमेंट पे चेंज हुई। ओके तीनों ट्रैफिक लाइट्स के चेंज होने का टाइम क्या क्या है, तीनों के चेंज होने का टाइम अलग अलग है। एक 48 सेकंड्स में चेंज हो जाती है, दूसरी हर 72 सेकंड्स में चेंज होती है और तीसरी हर 108 सेकंड्स में चेंज होती है। तो फास्ट कौन सी है, ये वाली फास्ट है, ये जल्दी चेंज हो जाती है, ये उसके बाद, और ये सबसे धीरे। तो हमने क्या देखा कि ठीक 8:20 पे तीनों एक ही मोमेंट पे चेंज हुई। उसके बाद आपको बताना है कि अगली बार तीनों साथ में चेंज कितने बजे होगी, क्या 8:27 और 12 सेकंड पे होगी, क्या 8:27 24 सेकंड पे, 8:27 36 सेकंड पे, या फिर 8:27 48 सेकंड पे। तो आप सबसे पहले तो खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करके निकालिए आंसर और जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद शुरू करिए। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो अब हम क्या देखते हैं, देखिए 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 लाइट्स को मैंने बोल दिया L1, L2 एंड L3। ये 48 सेकंड्स में चेंज हो जाएगी, ये 72 एंड दिस विल चेंज इन 108 सेकंड्स। ओके सो अब अगर ये लाइट पहली बार 48 सेकंड्स में चेंज हुई तो अगली बार ये चेंज कब होगी, 48 के डबल में, मतलब 96 सेकंड्स बाद ही चेंज हो जाएगी। ओके 96 सेकंड बाद ये लाइट कब चेंज होगी, सेकंड चेंज जब इसमें आएगा तो वो 144 सेकंड्स पे आएगा। ओके 144 सेकंड्स पे। और तीसरी लाइट कब चेंज होगी, ये चेंज होगी 216 सेकंड्स के बाद। ओके फिर ये अगली बार चेंज कब होगी, 48 पे पहला, फिर 96 पे दूसरा, फिर तीसरा, इसमें 48 जोड़ देंगे हम। सो दिस विल गिव यू, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 144 सेकंड्स पे चेंज होगी, मतलब तीसरी बार चेंज हुई तो 144 सेकंड पे। ये लाइट 72 पे पहली बार चेंज हुई थी, फिर यहाँ चेंज होगी 144 सेकंड्स पे। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये लाइट 144 सेकंड्स पे चेंज हो रही है और ये भी 144 सेकंड्स पे चेंज हो रही है, मतलब ठीक 8:20 के बाद 144 सेकंड्स बाद ये दोनों लाइट साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगी, एक ही मोमेंट पे चेंज होगी।
फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि ये दूसरी बार चेंज हो रही है और ये तीसरी बार चेंज हो रही है, क्योंकि ये फास्ट है। ये इस पैन में एक बार और चेंज हो चुकी है, लेकिन ये दूसरी बार ही चेंज हो रही है। ओके, मतलब मान लीजिए ये स्टार्टिंग में 8:20 पे ये रेड थी, ये भी रेड थी। ओके, फिर क्या हुआ? फिर ये येलो हुई और फिर ये ग्रीन हो गई तीसरी बार में। ओके, ये वाली रेड थी 8:20 पे, सेकेंड फेज में यहाँ पे आके ये जो चेंज आया यहाँ पे 72 सेकंड्स पे येलो हुई और फिर ये 144 पे आके ग्रीन हो गई। ओके, तो ये सेकंड चेंज हुआ और इसके लिए ये थर्ड बार चेंज हो गया अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो। ओके, 000 पे 8:20 000 माना, उसके बाद 48 सेकंड्स पे पहला चेंज, उसके बाद ये दूसरा चेंज, ये तीसरा चेंज, और ये वाला चेंज इसका 000 से ये पहला चेंज और ये दूसरा चेंज। तो इसने सिर्फ 2 बार चेंज किया, इसने 3 बार चेंज कर लिया। ओके, लेकिन ये वाली लाइट, ये वाली तो सेम नहीं है। तो अगर हम साइमल्टेनियस चेंज की बात करें तो L1 और L2 लाइट्स ने तो 144 सेकंड्स पे एक साथ चेंज दिखाया, लेकिन क्या उसी समय ये भी चेंज हुई थी? नहीं, चेंज नहीं हुई। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस समय तीनों एक साथ चेंज होंगी, किस मोमेंट पे तीनों एक साथ चेंज होंगी। ओके, तो फिर क्या करें? ये अगली चीज 144 पे चेंज हुई, फिर अगला चेंज कब आएगा इसमें? इसके 48 मिनट्स बाद। ओके, तो इसमें अगर हम 48 बढ़ा देते हैं कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 4, 2 एंड 90, 192 सेकेंड्स पे ये वाली चीज चेंज 192 सेकेंड्स पे ये चेंज हो जाएगी। ओके, अब ये जब 192 सेकेंड्स पे चेंज हुई, ठीक है, ये वाली कब चेंज होगी? ये हम इसमें और बढ़ा देंगे आगे, तो ये हो जाएगा 216 सेकेंड्स बाद ये चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पर 216 सेकेंड्स पर इसने तो दूसरा चेंज दिखाया, लेकिन इसने तो तीसरा चेंज दिखा दिया। ओके, तीसरा चेंज दिखा दिया। फिर ये वाली अगली चेंज कब होगी? ये इसके 108 मिनट और आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 324 सेकंड बाद ये चेंज होगी। मतलब इसके लिए 324 सेकंड पे तीसरा चेंज आएगा। ओके, ये अगला चेंज कब आएगा? ये अगला चेंज आएगा 192 से हम 48 और आगे बढ़ा देंगे, तो व्हेन यू इंक्रीज 192 दिस विल बी 48, सो ये 50 एंड 190, तो ये 240 सेकंड्स पे ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये अगला चेंज आया इसका। फिर इसका अगला चेंज कब आएगा? अगेन 72 सेकंड्स बाद। फिर इसका अगला चेंज कब आएगा? अगेन 108 सेकंड्स बाद। तो ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता जाएगा। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि किस मोमेंट पे जाके ये तीनों वापस से चेंज होने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पर इस तरह से लिखते लिखते, तीनों के टेबल बनाते बनाते एक ऐसा टाइम ढूंढना चाह रहे हैं जो कि इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। अब हमें अगर ऐसा टाइम चाहिए जो तीनों में आ रहा है, तो वो टाइम बेसिकली है क्या? 48, 72 और 108 तो इनिशियल इनके टाइम थे, लेकिन ये 96, 144 और 216 क्या है? दीज आर बेसिकली द मल्टीपल्स ऑफ 48, 72 एंड 108। ओके, ये तीनों क्या है? ये इन तीनों के मल्टीपल्स हैं। फिर ये क्या है? ये अगले इन तीनों के वापस से मल्टीपल्स है। तो ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं, जो टेबल हम बनाते जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली है क्या? ये इन तीनों के मल्टीपल्स हैं। और मुझे क्या चाहिए? मुझे इनके कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। मुझे ये देखने हैं कि इनके कॉमन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, किस मोमेंट पे तीनों एक साथ चेंज हो रही हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें सिंपली एलसीएम निकालना है 48, 72 और 108 का। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालें? चलिए शुरू करते हैं एलसीएम निकालने का प्रोसेस। हम यहाँ पे लिखते हैं 48, 72 एंड 108। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2 से डिविजिबिलिटी दिखती है पहले तो 2 से कर दो, आपको 4 अच्छा लगता है तो 4 से कर दो, आपको 8 अच्छा लगता है तो 8 से कर दो। दैट विल नॉट मैटर। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले 4 से देख लेते हैं। तो 4 से मैंने डिवाइड करा तो 4, 1 एंड 2, दिस इज 12। देन 4 से यहाँ से करा तो 4, 1 एंड दिस इज 8। देन 4 से करा तो ये 108 को 4 से करा तो 4, 2 एंड 4, 7। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा? हमें कॉमन में 4 दिखता था तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें 12, 18 और 27 में क्या कॉमन दिखता है? तो हमें दिखता है कि 3 कॉमन है, 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 4 are 12, 3 6 are 18 एंड 3 9 are 27। क्या अब तीनों में कुछ कॉमन दिखता है क्या? नहीं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिखता। फिर क्या करें? तो ये जो आया 3 into 4, ये तो आ गया HCF। दिस इज बेसिकली द HCF। ओके, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमें दिखता है यहाँ पे 6 और 9 में कुछ कॉमन है। 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो मैं वापस से इसको 3 से कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 4, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 3, वापस से 3 आ गया। फिर आगे देखते हैं, आगे 4 और 2 में कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन है 2, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2 और ये 3 क्योंकि डिवाइड नहीं होता इसलिए ऐसा कैसे ही लिख देंगे हम इसको। ओके तो हमारे पास ये टर्म आ गया। अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब जो LCM है वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, ये सबका प्रोडक्ट आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका LCM। ओके तो इसका मतलब इतने सेकेंड्स पे इन तीन सबके प्रोडक्ट में जो भी टर्म आएगा, इतने सेकेंड्स पर ये तीनों लाइट्स वापस से चेंज होंगी। So this is basically the application of the concept of LCM. Okay, I hope ये पॉइंट समझ में आया होगा कि LCM ही क्यों निकाला, क्योंकि हमने पहले लिस्ट बना के देखा और हमने देखा कि हमें इन सब में ऐसा एक कॉमन टाइम चाहिए जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो वो तीनों टाइम में, तीनों लाइट्स में जो वो टाइम आएगा वो क्या होगा, बेसिकली वो 48 का मल्टीपल होगा, वो 72 का भी मल्टीपल होगा और वो 108 का भी मल्टीपल होगा। तो हमें ऐसा सबसे छोटा इन तीनों का मल्टीपल डिटरमाइन करना है। ओके इन सबसे छोटा तीनों का मल्टीपल आ जाएगा इन सब का प्रोडक्ट। तो करके देख लीजिए, देखिए 3 3 9, 9 3 27 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 8, सो 8 इंटू 27 तो 160 एंड 56। तो कैसे जोड़ेंगे, 160 56 में आप ऐड कर दीजिए। ओ आई होप यहाँ पे कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 144 ठीक है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 160 एंड 56 को ऐड कर दीजिए, 216 आ जाएगा। कन्वर्ट दैट इनटू मिनट्स। ओके एंड मिनट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होता है। ओके आई होप प्रोसेस क्लियर है, आंसर आप निकाल लेंगे। आई नो मेरा कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझिए अच्छे से, यहाँ पर LCM ही क्यों निकाला। अब अगर किसी के माइंड में आता है कि HCF क्यों नहीं लिया, तो देखिए ऐसा कोई हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें HCF ही लेना है, आपको HCF बहुत पसंद है तो आप हर क्वेश्चन में HCF लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन किस चीज़ का है, उसने क्या पूछा, क्या उसने आपसे ऐसा पूछा कि इनमें कोई कॉमन टर्म क्या है या कोई कॉमन चीज़ ऐसी पूछी, उसने तो पूछा कि तीनों लाइट्स एक बार चेंज हुई या वापस से कब चेंज होंगी। तो आप इमेजिन कीजिए जब तीनों लाइट्स वापस से चेंज होंगी तो जो वो टाइम होगा वो टाइम 48 का भी मल्टीपल होगा, वो 72 का भी मल्टीपल होगा और वो 108 का भी मल्टीपल होगा। ओके तो वो क्योंकि तीनों का मल्टीपल है इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके तो HCF क्या आया, 3 इंटू 4 आ गया HCF और इन सब का प्रोडक्ट आ गया LCM। ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अगर रीड करके एक बार में क्लिक नहीं हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके सो यू कैन नोट दिस। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज the measuring rods are 64, 80 and 96 in length. Okay, मतलब मेरे पास 3 measuring rods हैं, एक का लेंथ है 64, दूसरे का लेंथ है 80 एंड तीसरे का लेंथ है 96। यू कैन टेक एनी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, जो भी आपको पसंद है, इंचेस, बट दैट डजेंट मैटर। ओके द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, ओके व्हाट इट सेज, द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड, ओके exact number of times, okay exact number of times, least length of cloth that can be measured exact number of times using any of the rod above is, मतलब मैं सबसे छोटा कितने लेंथ का कपड़ा मेजर कर सकता हूं ताकि जो मेजरमेंट के लिए मैं इनमें से कोई भी एक रॉड यूज करूं तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर हो। ओके मतलब क्या हो कि मतलब अगर L लेंथ का क्लॉथ है, ओके L लेंथ का क्लॉथ है तो वो L लेंथ का क्लॉथ 64 से मेजर करने पर भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूज हो, मतलब ये जो रॉड है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो, इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स हो। ऐसा नहीं हो कि मैं 64 सेंटीमीटर की 64 यूनिट्स की रॉड लेके 100 यूनिट्स का क्लॉथ मेजर कर रहा हूँ, तो अगर मैं 100 मीटर्स का क्लॉथ मेजर करूंगा या 100 यूनिट्स का क्लॉथ मेजर करूंगा यूजिंग अ 64 यूनिट्स रॉड, तो क्या होगा, एक तो पूरी लेंथ में मेजर हो जाएगा लेकिन बाकी का कुछ पार्ट बच जाएगा। ओके यू कैन इमेजिन दिस कि अगर 64 की लेंथ का लेके 100 मीटर को मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि 64 से 100 मीटर पूरा मेजर नहीं होगा, वो सिर्फ एक 64 मेजर होगा, फिर आप जब स्केल को चेंज करेंगे अपोजिट से पलट के रखेंगे तो वहाँ पे वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं 64 की रॉड यूज कर रहा हूँ तो वो इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स इस क्लॉथ को मेजर कर ले।
कि 64 की रॉड को 5 बार रोटेट कर दिया तो 5 बार उसको नाप दिया, तो इसलिए वो 5 टाइम्स ऑफ 64 आ गया, या 7 टाइम्स नाप दिया, 8 टाइम्स, मतलब इंटीग्रल कुछ होना चाहिए वैल्यू। 80 की लेंथ यूज करता हूं तो 80 को भी क्या करना है, इस एल लेंथ को इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर लेना है। 96 यूज करता हूं तब भी वो इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर लेना है। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, कि जो एल लेंथ है इस क्लॉथ की, इसको 64 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ओके, तभी तो इंटीग्रल आएगा, ओके। अगर मान लो ये 100 यूनिट्स का हुआ तो 100 सेंटीमीटर को 64 सेंटीमीटर से डिवाइड करते तो एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन 64 का ही हुआ तो हाँ तो एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर मान लो 128 का हुआ तो मतलब 64 का डबल हुआ तो भी एग्जैक्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये लेंथ क्या हो सकती है, या तो ये 64 हो सकती है, या फिर ये 128 हो सकती है, या फिर 64 का कोई फर्दर मल्टीपल हो सकती है, मतलब 192 हो सकती है, ऐसी कोई भी लेंथ जो कि 64 का मल्टीपल है। अब जो चीज 64 के लिए एप्लीकेबल है वही 80 के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब L को 80 से डिवाइड होने पर भी इंटीजर देना चाहिए। तो ये लेंथ 80 हो सकती है, 160 हो सकती है, या फिर उसका कोई और मल्टीपल हो सकती है। सिमिलरली 96 से डिवाइड होके भी इसको वही चीज करनी है। अल्टीमेटली 96 से भी डिवाइड हो तो ये या तो 96 सेंटीमीटर की हो जाए, ओके, या फिर वो 192 सेंटीमीटर की हो जाए, या फिर उससे बड़ा कोई मल्टीपल हो 96 का उतने यूनिट्स की हो जाए। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि कपड़े की जो भी लेंथ है L, उसको 64 से भी डिवाइड होना चाहिए, उसको 80 से भी होना चाहिए और 96 से भी होना चाहिए, तीनों से होना चाहिए। खास बात, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 64 से भी, 80 से भी और 96 तीनों से डिवाइड हो जाते होंगे, लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द लीस्ट लेंथ, मतलब हमें सबसे छोटा वो नंबर चाहिए जो कि 64, 80 और 96 से डिवाइड हो जाए। तो इमेजिन कीजिए ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, अल्टीमेटली ये कंसेप्ट है LCM का, ओके, LCM। क्योंकि LCM क्या होता है, सबसे छोटा वह नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे रॉड का लेंथ क्लॉथ का लेंथ निकालने के लिए 64, 80 और 96 का LCM ले लेना है। तो LCM निकाल लेते हैं, चलिए 64, 80 और 96 का LCM निकाल लिया जाए। तो हाउ विल कैलकुलेट, सबसे पहले मुझे दिखता है कि 4 से डिविजिबल है, ओके, 4 से है, 8 से भी है, तो 8 से करके देख लेते हैं चलिए, ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो 8 8 जार 64, 8 10 एंड 8 12, यहाँ तक 12 हो गया, ओके। आगे 2 से कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 से, तो 2 से कैलकुलेट कर लिया तो 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10 एंड 2 6 जार 12। आगे फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 2 जार 4, 2 5 एंड 2 3 जार 6, ओके, क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है तो यहाँ तक छोड़ दिया। आगे कुछ कैलकुलेशन, अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका मतलब जो LCM आया वो कितना हो गया, दैट इज 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये सबका प्रोडक्ट क्या हो गया आपका LCM। मतलब ये कपड़े का लेंथ हो गया जो कि हम यूज कर सकते हैं, और इन किसी भी रॉड से मेजर करें तो वो इंटीजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजरमेंट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली अगेन द एप्लीकेशन ऑफ LCM। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में मिलते हैं, टिपिकल नहीं होते, स्पीड टेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा आपको क्विक सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशंस फास्ट करनी है, मल्टीप्लिकेशंस थोड़े से क्विक करने हैं। अब इसको आप क्विक कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 2 जार 10 बनाया ना, तो अभी 10 को लेके ही चलते जाओ, आप कोशिश करो 10 से ही बड़े टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 2 जार 4 हुआ, नाउ 8 4 जार 32, 32 इंटू 9, 32 इंटू 3 कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 इज 96, और फिर ये 10, तो 960, बेसिकली 960 यूनिट्स का कपड़ा आपको चाहिए टू मेजर यूजिंग दीज रॉड्स सो दैट द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स कैन बी टेकन, ओके। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। सो इसे नोट कीजिए, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स which have 16 as their HCF and 136 as their LCM, we can definitely say that only one such pair exists, only two such pair exist, many such pair exist and no such pair exist, okay। so question देखिए क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे कितने नंबर के पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका HCF 16 हो और जिनका LCM 136 हो, ओके। मतलब आपको बोला कि A और B दो नंबर्स हैं, इनका HCF कितना दिया है 16
और इनका LCM कितना दिया है 136। तो आपको बताना है ऐसे A और B के पेयर्स कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका HCF 16 हो और LCM 136 हो। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझते। देखिए, आपने ये देखा था कि जब हमने 18 और 24 का पेयर लिया तो इसका HCF आया था 6 और LCM आया था 72। ओके, HCF आया था 6 और LCM आया था 72। हमने जब प्रोसेस सीखा LCM और HCF का, तो आपने देखा कि अपन जब डिवीजन करते जाते हैं तो पहले जब कॉमन टर्म्स तीनों के खत्म हो जाते हैं तो जो पार्ट बचता है उसको हम LCM बोल देते हैं। तो जो कॉमन टर्म बचता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम HCF बोल देते हैं। और फिर आगे जब डिविजन फर्दर करते जाते हैं तो जो पूरा टोटल आता है उसको हम LCM बोल देते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि हमेशा LCM कैलकुलेट करते समय HCF तो आता ही है बीच में, HCF तो निकल ही जाता है, अपने आप ही निकलता है, और फिर HCF के कैलकुलेशन को ही फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो वो LCM बन जाता है। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। ओके, प्रॉपर्टी क्या है, LCM is always divisible by HCF। चाहे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी पेयर ऑफ नंबर ले लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड कि LCM हमेशा डिवाइड हो जाएगा HCF से, क्योंकि अपन ने डिवीजन परफॉर्म किया तो ऊपर के दो टर्म्स आए वो हमारे HCF हो गए, उसको फर्दर कंटिन्यू कर दिया तो जब सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो LCM बन गया, और सिर्फ ऊपर के दो टर्म मल्टीप्लाई करे तो वो HCF बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि HCF में वो दो फैक्टर्स तो आ ही रहे हैं, तो इसलिए HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसी लाइन को अपन दोनों तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF एंड HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM का हमेशा ही फैक्टर होगा। सो सीधी सी बात है कि अगर A और B कोई दो नंबर है जिनका HCF 16 है और LCM 136 है, तो डेफिनेटली इसको HCF को LCM को डिवाइड करना चाहिए, मतलब 136/16 को पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो जरा चेक करिए, क्या 136/16 डिवाइड होता है पूरी तरह से? नहीं, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, ये डेसिमल फॉर्म में चला जाता है। और अगर ये डेसिमल फॉर्म में गया, इट मीन्स ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी दो पेयर ऑफ नंबर्स का HCF 16 आए और उसका उसी पेयर ऑफ नंबर्स का LCM 136 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि HCF जहां पे आएगा तो HCF के आगे कंटिन्यूशन में ही तो LCM आता है। ओके, तो डेफिनेटली LCM के अंदर 16 होना चाहिए, लेकिन LCM में 16 नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ऐसा A और B का पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो नो सच पेयर एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन, दिस इज हाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ LCM एंड HCF। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके ओके, सो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है the least perfect square number which is divisible by 3, 4, 5, 6 and 8। मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर डिटरमाइन करना है जो कि 3, 4, 5, 6 और 8 सबसे डिविजिबल हो जाए। तो इन सबसे डिविजिबल तो हो और साथ में अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ये दो कंडीशन हमें बोली। और क्या हो, दैट शुड बी द लीस्ट नंबर। ऐसे तो क्योंकि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सबसे छोटा क्या नंबर होगा? तो मैं कहूँगा हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर डिटरमाइन करना है। पहली तो ये बात बोली उसने, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो सेकेंडरी, लेकिन पहले चीज क्या है, वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसा सबसे छोटा नंबर डिटरमाइन करते हैं जो कि इन सभी से डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? डेफिनेटली वह नंबर होता है LCM। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनका LCM डिटरमाइन कर लेना है। तो LCM डिटरमाइन करते हैं, चलिए क्या क्या है नंबर्स, 3, 4, 5, 6 और 8, इनका LCM निकालते हैं। सबसे पहले किसी से भी आप डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 3 से ही शुरू कर देते हैं। तो 3 को यहाँ से डिवाइड किया तो 3 1 are 3। अब 4 तो नहीं होता इसलिए 4 को एज इट इज लिख दिया, 5 नहीं होता इसलिए एज इट इज लिख दिया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 8 एज इट इज लिख दिया। आगे अब 2 से करके देख लेते हैं। तो 2 से करूंगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, 4 को 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, 5 नहीं होता तो एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पे 1 से हो गया और फिर ये 4, वापस से 2 चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा। तो 2, फिर ये 1, फिर ये 1, ये 5 एज इट इज, ये 1 और ये 2 हो गया। फिर वापस से 2 से हो जाएगा तो 2, ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज और ये 1। अल्टीमेटली क्या बचा? 1 1 1 एंड 5 1। तो अल्टीमेटली क्या है, अब मैं 5 से करूंगा तो इट विल
बी ऑल 1, ये सभी क्या हो जाएंगे 1। तो अब चाहे तो उसको लिख लीजिए कि 5 से करेंगे तो ये 1 1 तो ऑलरेडी था ही, इसको 5 से करा तो 1, इसको 1 एंड दिस इज 1। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ आई ये आ गया आपका LCM। तो अब LCM को हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करते अभी हम LCM को इसी फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो LCM को अगर हम लिखें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब हो गया, इंटू 3 की पावर 1 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 हो गया, ये 5 की पावर 1 हो गया। तो ये आ गया LCM। मतलब ये तो वो सबसे छोटा नंबर आ गया जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी टर्म में हमने क्या बोला कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब उसमें जो प्राइम नंबर्स होंगे, ओके, जो प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी की पावर क्या होगी, इवन होगी। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या बोला हमने, इन अ परफेक्ट स्क्वायर द पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज इवन। ओके, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। आप कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 900 को देख लीजिए, तो 900 में क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। ओके, आप 1600 को देख लीजिए, तो 1600 में भी क्या है, 5 का स्क्वायर है, देन 2 की पावर 4 है। ओके, कुछ इस तरह से है, 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, सॉरी 2 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, सीधा सा रीजन ये है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें आप प्राइम नंबर जो भी होगा उसमें उस प्राइम नंबर की पावर क्या होगी, इवन होगी। अभी हम देखते हैं कि देखिए एलसीएम तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की पावर को इवन करना पड़ेगा। तो सबकी पावर को इवन कैसे करें, देखिए 2 की पावर अभी 3 है, अब 2 की पावर को इवन करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पावर को इवन करने के लिए। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 में क्या करेंगे, 3 की पावर 1 में यहाँ पे भी ये ऑड पावर है तो इसको इवन करने के लिए इसमें एक 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 में क्या करेंगे, 5 में भी हम एक 5 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसकी पावर इवन हो जाए। तो अल्टीमेटली मेरा नंबर क्या बन गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। सो दिस इज द नंबर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर ही दिखाई देगा। ओके, सो ये वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि इन सभी से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो टेक्निक क्या लगाई हमने, पहले एलसीएम निकाला, उनके प्राइम फैक्टर्स जो भी लिखे थे उनकी पावर लिख दी और उनको सबको क्या करा, इवन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इवन नंबर में। तो इवन नंबर में करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए थी उसको हमने एक बाहर से दे दिया, तो ये बन गया हमारा नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर लीस्ट नंबर। So in this way you will get the questions for this particular chapter। इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं आता, बस इसी तरह की questions आते हैं, तो यही आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी फिर बेसिक कैलकुलेशंस और इक्वेशंस आती हैं सिंपल, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी पढ़ने की चीज़ होती नहीं है। So we'll move to the next topic, इसको नोट कर लीजिए।